आज की क्लास में हम शिक्षण के चरण फेज ऑफ टीचिंग पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए बहुत नॉर्मल सा है, क्योंकि आप लोगों ने टीचिंग की होती क्लास में, भले ही आपने स्कूल ज्वाइन ना किया हो, बट जो आपने बीएड किया होगा तो आपको 3 मंथ के लिए जो टीचिंग के लिए भेजते हैं ना, थर्ड सेमेस्टर में, उसमें आपने काफी कुछ चीज सीखा होता है, और वही अनुभव आपके ये जो 3 फेज हैं इसको समझने में हेल्प करेंगे। शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इस फेज को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो है आपका क्या, प्लानिंग फेज। इसे हम प्लानिंग फेज यानी कि योजना चरण भी कहते हैं। योजना चरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम योजना निर्माण करते हैं कि हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कौन कौन से टेलम का यूज करेंगे। हम जब पढ़ा करके बाहर निकलेंगे क्लास से तो बच्चों को क्या क्या आ जाना चाहिए, नहीं ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे होंगे हमारे, ये सब कुछ तो प्लानिंग करते हैं हम यहाँ पर। सेकंड फेज होता है इंटरेक्टिव फेज, यहाँ पर अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, तो इसे बोलते हैं क्या, शिक्षण। तो यहाँ पर वास्तविक शिक्षण हो रहा होता है, आप क्लास के अंदर पहुंच गए हैं, अब आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो दिस इज इंटरेक्टिव फेज। ठीक है, क्लास क्लास कंप्लीट हो गई आपकी, है ना। अब पढ़ा तो दिया आपने, लेकिन जो आपने पढ़ाया बच्चों को समझ में आ भी रहा नहीं आ रहा है, कैसे जानेंगे, तो उसके लिए करते हैं इवेल्युएशन, यानी मूल्यांकन चरण कहते हैं इसको। ठीक है, तो शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण पोस्ट एक्टिव फेज का ये है मूल्यांकन, तो ये इसके नाम है। या तो प्रिएक्टिव फेज कह लीजिए इसको, पूर्व क्रिया चरण, या फिर कह लीजिए प्लानिंग या योजना, या कह लीजिए इसको आप सेकंड वाले को इंटरेक्टिव अंत्य क्रिया, या फिर शिक्षण, है ना, टीचिंग। और थर्ड वाला जो आपका उसको पोस्ट एक्टिव कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए मूल्यांकन। यहां तक क्लियर है सभी को। अब आते हैं सबसे पहला चरण जो है इसका क्या है। देखो पहला जो फेज होता है जहां पर हम प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग के लिए सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम पढ़ा क्यों रहे हैं बच्चे को, क्या चाह रहे हैं हम बच्चे को पढ़ा करके। तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, कोई कंटेंट लेते हैं। जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि मुझे बच्चों को अच्छे गुण सिखाने हैं, बच्चों को सच बोलना सिखाना है ना, बच्चे को चोरी ना करे ऐसे सिखाना है। ये आपने सोच लिया पहले से। अब आप कौन सी कहानी सुनाओगे बच्चों को कि उससे वो सीख पाए, या कौन सी एक्टिविटी करवाओगे, क्या करवाओगे, तो ये आपका डिसाइड करते हैं। तो पहले शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स होता है। अब फॉर्मुलेशन ऑफ गोल में क्या होता है, तो आरंभिक व्यवहार और अंतिम व्यवहार के आधार पर शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण। बच्चे को पहले से जो आता है आपने वही गोल डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी शिक्षण के चरण बनाना शुरू किया, ठीक है, टीचिंग लेवल्स में पढ़ा रहा हूँ, तो सॉरी टीचिंग फेजेस पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग लेवल्स और टीचिंग के टाइप आपको मैंने पहले पढ़ा दिए, या आपने पहले पढ़ रखे। और मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ कि आज की क्लास पूरी होने के बाद बच्चों को शिक्षण के स्तर या शिक्षण के प्रकार आ जाएंगे, तो वो तो पहले से आते ही हैं, उसमें क्या नया है। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना होता है कि बच्चे को आता क्या है, क्लास में एंटर करने से पहले उसको क्या नॉलेज है, और अब उस नॉलेज को हमने कहाँ तक लेकर के जाना है, तो अंतिम व्यवहार क्या होना चाहिए उसका। ठीक है, अभी तक आपको नॉलेज थी कि टाइप्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेजर फेयर। लेवल ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। ठीक है, अब आपको नॉलेज क्या होनी चाहिए आज की क्लास के बाद, तो अब आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपको अब फेज ऑफ टीचिंग भी पता हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आरंभिक और अंतिम व्यवहार के आधार पर शिक्षण उद्देश्य निरूपण करते हैं। ये लक्ष्य छात्रों के मनोवैज्ञानिक के साथ साथ सामाजिक की आवश्यकता, जो भी ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करते हैं वो एक तो बच्चों की इंटरेस्ट, बच्चों के लेवल पर, मनोविज्ञान मतलब होता है बच्चों का इंटरेस्ट क्या है और बच्चों का लेवल क्या है। अब बच्चों का लेवल तो है क्लास 1 का, आप डिसाइड कर रहे हो गोल क्लास 10th के, तो नहीं हो पाएंगे ना अचीव। ठीक है, बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चों की बौद्धिक स्तर के अकॉर्डिंग, और बच्चों की नीड क्या है, उनकी उनका इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। दूसरा, जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं वो सोसाइटी की जो नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करने वाले भी होने चाहिए। जैसे हमारा देश जो है वो एक बड़ा हमारा समाज है, तो हमारे देश का जो संविधान है वो क्या है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। तो हम चाहेंगे कि बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप हो जाएं, क्योंकि वो हमारे देश की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में, पहले वाला जो आपका चरण चल रहा है ना प्री एक्टिव फेज के अंदर ही,
गोल डिसाइड तो हो गए आपके, अब सामग्री क्या होगी? तो शिक्षण सामग्री का चयन। शिक्षण शिक्षक शिक्षण सामग्री का चयन करेगा। क्या पढ़ाना है, किताब कौन सी लेनी है पढ़ाने के लिए, या किताब से नहीं पढ़ाना है तो फिर किस चीज से पढ़ाना है, ये डिसाइड करते हैं। ठीक। उसके अलावा अब हेल्प करने के लिए जो हेल्पिंग जो मटेरियल होता है वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पर जो भी आप पढ़ा रहे हैं, चाहे किताब हो चाहे कोई और मॉडल वगैरह आप यूज कर रहे हैं, उनको डिसाइड कर लेते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण रणनीति के उपयुक्त साधनों और तरीकों का चयन। अब सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मीन और वे ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज। पढ़ाने के लिए क्या आप स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, कौन कौन से टेक्निक्स आप यूज करेंगे, कौन कौन सी मेथड्स यूज करेंगे आप। ठीक है। और इसके अलावा टीचिंग एड कौन कौन से होंगे, उचित शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, इसको सहायक सामग्री लिख लीजिएगा। तो टीचिंग मटेरियल एड का हम यूज करेंगे, तो कौन कौन से टीचिंग मटेरियल एड हमने यूज करने हैं उनको हम डिसाइड करेंगे। इसके अलावा हम कौन कौन से एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं, बच्चों से क्या हम कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, वो सब हम डिसाइड कर लेंगे कहाँ पर, रणनीति के अंदर की स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी। फिर आते हैं रणनीतियों, शिक्षण रणनीतियों, शिक्षण के वितरण के संबंध में निर्णय। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमने ऊपर बुक्स डिसाइड की है या सेलेक्ट कर रखी हैं, जो भी हमने टीएलएम सेलेक्ट किया हुआ, जो भी हम एग्जाम्पल सेलेक्ट किए हैं, उनको अब हम सिक्वेंसिंग लगाने का काम करेंगे, ताकि उस सिक्वेंसिंग को हम क्लास के अंदर अच्छे से डिलीवर कर सकें। ठीक है। तो जैक्सन का एक डेफिनेशन है, उसको देख लीजिए आप, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कि पूर्व सक्रिय चरण में शिक्षक उद्देश्यों का चयन करता है। पहले डिसाइड किया किसका, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। फिर पाठ्यक्रम की योजना बनाता है कि पढ़ाने के लिए मैं किस किताब का यूज करूंगा, किस मेथड को अप्लाई करूंगा, कौन कौन से टीएलएम होंगे। उसके बाद ये सब करने के बाद अब क्लास के अंदर बच्चे कहाँ पर कैसे बैठे होंगे इसके बारे में सोचता है ना, और फिर पढ़ाना शुरू करता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से पूरी तरह प्लानिंग का हिस्सा हो जाता है। सेकंड जो फेज है वो होता है आपका अंतःक्रिया चरण। क्लासरूम में जब आप जाते हैं तो जाते ही आप पढ़ाना तो शुरू करते नहीं होंगे। अगर आप पहली बार एलटी में सेलेक्ट होने के बाद क्लास के अंदर चले गए हैं, तो आप जाते नहीं पढ़ाएंगे, आप जाकर के पहले बच्चों से बातचीत करेंगे। पूरा क्लासरूम के अंदर कौन कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं इससे आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाए। गर्मी का मौसम है, पंखे नहीं चल रहे। ठीक है। तो बच्चा पढ़ाई कहाँ करेगा, वो तो पसीना आते रहेगा, उसको गर्मी लगती रहेगी। जाड़ों का मौसम है, खिड़कियां खुली हुई हैं, बाहर से लूज वो बाहर से आपका कोहरा आ रहा है, ठंडा हो रहा है बिल्कुल, लाइट नहीं है, कहाँ बच्चा पढ़ पाएगा। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की जो ऑब्स्टिकल्स होती हैं, बाधाएं होती हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो पहले साइजिंग ऑफ द क्लास करेंगे, यानी कि कक्ष का आकार मेजर करेंगे, बच्चे कहाँ कहाँ बैठे, कैसे कैसे बैठे, कौन कौन बच्चे ठीक ठाक है जो पढ़ने में सहयोग करेंगे, कौन कौन बच्चे डिस्टर्ब कर सकते हैं उनकी पहचान करना, है ना, कौन से बच्चे अधिक जवाब देते हैं, कौन से बच्चों को ज्यादा फोकस करना है, इस पर ध्यान देना। साथ ही साथ क्लासरूम में वेंटिलेशन है या नहीं है, बच्चे थके हारे तो नहीं है ना, बच्चे कहीं और तो नहीं ध्यान लग रहा उनको, ये सब कुछ ध्यान रखना, ये होता है साइजिंग ऑफ द क्लास। इसके बाद इसमें विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में शामिल गतिविधियां भी शामिल रहेंगी। ठीक है। तो अब आप जो टीचिंग मटेरियल लेकर के आए हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए जो जो एक्टिविटी आप डिसाइड करके लाए हैं वो सब के सब आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है। अब आप पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है। पढ़ाने से पहले फिर एक काम होता है हमारा, क्या, एक मिनट, पढ़ाने से पहले फिर हमारा काम क्या होता है, तो साइजिंग ऑफ द क्लास मैंने बता दिया था ना आपको। ठीक है। साइजिंग ऑफ द क्लास में है कक्षा का आकार, छात्र और शिक्षक की शारीरिक उपस्थिति क्या है ना, और शिक्षक के लिए सहायक और परेशानी वाले स्थानों की पहचान करना, उनको दूर करने का प्रयास करना। फिर सेकंड आता है आपका शिक्षार्थी का निदान, डायग्नोस ऑफ द लर्नर, कि बच्चे को कितना प्रीवियस नॉलेज है और मुझे कहाँ से शुरू करना है। अब आप ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। अब जैसे मैं ट्रायंगल छोड़िए, अगर मैं आप लोगों के साथ शिक्षण के चरण डिस्कस कर रहा हूँ, आपको शिक्षण का मतलब नहीं पता, आपको चरण का मतलब नहीं पता, मतलब फेज ऑफ टीचिंग में आपको फेजेस क्या होते हैं ये नहीं पता, टीचर टीचिंग का मतलब क्या हो पता नहीं, तो मेरा पढ़ाने का फायदा नहीं। तो पहले मैं आपको टीचिंग और फेजेस को अलग अलग समझाऊंगा, फिर स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। तो बच्चे की
क्षमताएं क्या हैं, उसकी इंटरेस्ट किस चीज में है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है ना, कितना उस पर फोकस करना है, कितना ध्यान देना है, ये सब ध्यान देना है। तो धारणा, निदान और क्रिया। तो धारणा हो गई, निदान हो गया, अब क्रिया पर आते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति की क्रिया कैसे करेंगे हम? फिर अब पढ़ाना शुरू कर देंगे। पढ़ाने के लिए क्या होता है? वर्बल, नॉन वर्बल, किसी भी तरीके से पढ़ा सकते हैं आप। ठीक है। उत्तेजनाओं का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, उत्तेजनाओं का प्रस्तुतिकरण मतलब उत्तेजना लिख दिया, इसमें उद्दीपन होना चाहिए था ये। ठीक है, इसको उद्दीपन कर लीजिएगा आप। हाँ, उद्दीपन। तो आप लिख दीजिएगा उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण, यानी उद्दीपनों की प्रस्तुति। कि आपने तो पढ़ाई होता है कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, आप कहानी सुना रहे हो, तो कहानी सुनाते हैं हम आपको कैरेक्टर के हिसाब से अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन करना होता है। आप अगर कोई, अगर ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं जहाँ पर टीएलएम की जरूरत पड़ती है, टीएलएम यूज करना पड़ता है, तो ये टीएलएम है, ये आपका भाव भंगिकाएं हैं आपकी, अगर वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो सब का सब क्या है, बच्चे के लिए स्टूडेंट्स का काम करता है। पृष्ठपोषण और पुनर्वलन, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के पुनर्वलन यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको हम शाबाशी देते हैं, या कुछ भी हम चॉकलेट वगैरह दे सकते हैं उसके अच्छे काम के लिए। और अगर वो खराब कर रहा है तो वहां पर भी हम बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे, उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट देंगे। ठीक है। पुनर्वलन की रणनीतियां क्या होंगी, ये तय करना होता है। ठीक। फिर है मौखिक और गैर मौखिक, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो मौखिक हो सकती है, कौन कौन सी नॉन वर्बल यानी कि गैर मौखिक, ये सब आपको ध्यान देना होता है। शिक्षण विधियों और तकनीकों का प्रभावी प्रयोग यहाँ पर करना होता है। ठीक। पूछना होगा तो कोई पूछ लीजिएगा। हाँ, ठीक है। शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण। अब टीचिंग भी हो गई आपकी, अब आप क्या करेंगे, तो आप इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है। इवेल्युएशन अपने प्रश्न वगैरह पूछे जो पढ़ाया था, ये जानने के लिए कि बच्चों को आया समझ में या नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो क्या है, शिक्षण के अंत में छात्रों का व्यवहार परिवर्तन का आकलन, कि कितना बच्चों को आया, कितना नहीं आया है। ठीक। और अब कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे लेंगे? उसके लिए आपको उपकरण यानी कि जो डिवाइसेस हैं, ओरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, रिटर्न में क्वेश्चंस करा रहे हैं, एक्टिविटीज करा के कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। और अगर ये सब कुछ कर लिया है, आपको लगता है कुछ कमियां हैं, तो कमियां अगर हैं तो उसके लिए फिर आपका रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो उसके लिए भी हम डिसाइड करेंगे। तो इस प्रकार से टॉपिक पूरा होता है आपका। कुछ भी अगर पूछना हुआ तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। कल की क्लास अगर होती है तो कल अरस्तु और सावित्री बाई फुले पर डिस्कशन करेंगे, और नहीं होती है तो मैं आप लोगों को डिसाइड कर बता दूंगा उसका। अगर होगी भी तो लेट ही होगी, 7 बजे से पहले तो नहीं हो पाएगी।